नमस्कार, सभी का स्मार्ट आईएएस बिहार में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में स्पेशली इंडियन पॉलिटी प्रोस्पेक्टिव के कुछ ऐसे प्रश्न या एमसीक्यूज जो आपके बीपीएससी के रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। Under which article may the presiding officer permit a member of parliament to speak in their mother language? मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी संसद के किसी सदस्य को उसके मातृभाषा में बोलने का अनुमति दे सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लो या पार्लियामेंट की बात कर लो, लोकसभा की बात कर लो या राज्यसभा की बात कर लो, किसी भी असेंबली में, ठीक है, किसी भी असेंबली में, किसी भी हाउस में क्या रहते हैं? लोकसभा की जब बात करी जाए तो वहां पे स्पीकर रहते हैं, राज्यसभा की बात करी जाए तो वहां पे पीठासीन अधिकारी यानी कि चेयरपर्सन रहते हैं या चेयरमैन रहते हैं, ठीक है, या चेयरपर्सन रहते हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात कर ली जाए, वहां पर पीठासीन अधिकारी स्पीकर रहते हैं। तो आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जो बातें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी बातें रखते हैं, उनमें कुछ कुछ लैंग्वेज ही उनको अलाउड करी जाती है बात करने के लिए, जैसे इंग्लिश, जैसे हिंदी, है ना, जैसे। और किसी भी मेंबर को या किसी भी सदस्य को, एमएलए को, ठीक है, अपनी मातृभाषा में बात करनी हो तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले पीठासीन अधिकारी यानी कि स्पीकर से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीकर का वो पावर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में निहित है या व्यक्त करा गया है। तो देखिए, स्पीकर परमिशन दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति इन द सेंस कि किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार होता है, और इस अधिकार को स्पीकर परमिट दे सकते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए, आर्टिकल 110 सब क्लोज 1, आर्टिकल 122 सब क्लोज 1, आर्टिकल 120 सब क्लोज 1, आर्टिकल 110 सब क्लोज 1 एंड आर्टिकल 122 सब क्लोज 2। कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइए। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 120 आर्टिकल सब क्लोज 1, ठीक है, अनुच्छेद 120 सब क्लोज 1, ठीक है। आर्टिकल 220 सब क्लोज 1 क्या बताता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट shall generally be transacted in हिंदी और इंग्लिश। जनरली क्या भाषा बोली जाती है? या तो हिंदी या अंग्रेजी या इंग्लिश, है ना। हाउएवर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब उस हाउस में अगर राज्यसभा है तो चेयरपर्सन और लोकसभा है तो स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरपर्सन। तो वहां उस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर परमिट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को कि, ठीक है, हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश में खुद को संपूर्णतः व्यक्त कर नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, वो मेंबर ऑफ हाउस क्या कर सकते? अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह अधिकार देता है परमिशन देने का? याद रखिएगा, आर्टिकल 120 सब क्लोज 1। ठीक, तो चलिए वैसे ही हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? तो देखिए, फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड द अफर्मेशंस आर प्रोवाइडेड ऑन इन विच शेड्यूल। ठीक है, हमको भारतीय संविधान में 12 सूचियां मिलती है, मतलब शेड्यूल्स मिलते हैं। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 12 सूचियां मिलती है। ठीक है, सूची बोलो या अनुसूची बोलो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन 12 अनुसूचियों में
कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ कुछ जनरली बातें लिखी गई हैं रिगार्डिंग पार्लियामेंट, रिगार्डिंग मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, रिगार्डिंग पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, उनका सैलरी क्या होगा, उनको शपथ कैसे दिलाई जाएगी, ये सारी बातें इन 12 शेड्यूलों में लिखी गई है। तो यहां पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। शपथ आपको पता है कि बीट प्रधानमंत्री, बीट राष्ट्रपति, बीट एनी मिनिस्टर, बीट एनी एमएलए, एमपी, सबको अपना पद में, अपने पद के लिए क्या करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। शपथ ग्रहण समारोह होता है और शपथ लेनी पड़ती है, संविधान की शपथ लेनी पड़ती है ना। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में या किस सूची में ये शपथ ग्रहण समारोह या शपथ के बारे में लिखा गया है कि एमपी हो, एमएलए हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो क्या क्या शपथ लेंगे, किस शेड्यूल में उसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा शेड्यूल है। तो ऑब्वियसली हम जब ओथ एंड एफर्मेशन की बात करते हैं हमारे पास अनुसूची आ जाती है थर्ड, ठीक है, थर्ड अनुसूची आ जाती है। देखिए क्या होता है अनुसूची, 12 शेड्यूल को याद रखने का तरीका देखो। शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, ठीक है, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12। ये 12 अनुसूचियां होती है टोटल। इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या लिखा है, हम कैसे याद रखें इतनी सारी बातें। तो देखो एक निमोनिक्स है, एक ट्रिक है, ट्रिक के जरिए हम याद रख सकते हैं। कैसे देखा जाए, हम लिखेंगे कि देखो एक वर्ड लिखते हैं TEARS ठीक है, OLDPM, मतलब हमने लिखा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, ठीक है, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो देखिए देखा जाए क्या क्या बताया जा रहा है इस टीयर्स के बारे में। सो T4 शेड्यूल 1 में क्या बोला जाएगा, यूनियन और टेरिटरीज के नाम लिखे गए हैं, कौन से स्टेट हैं, क्या क्या यूनियन टेरिटरी है, उनके नाम हमको फर्स्ट शेड्यूल में मिलते हैं। सेकंड शेड्यूल इमोलमेंट्स के बारे में बताते हैं, मतलब किस एमएलए को, किन एमपीज को, एमपी का सैलरी कितना होगा, इमोलमेंट्स मतलब सैलरी, तो इमोलमेंट्स कितना होगा, प्रधानमंत्री को सैलरी कितनी मिली जाएगी, राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिली जाएगी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरी कैसे आएगी, कितनी मिलेगी, उसके बारे में प्रावधान है शेड्यूल सेकंड में। शेड्यूल थर्ड है एफर्मेशन, जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, एफर्मेशन या ओथ, ठीक है, शेड्यूल थर्ड है ओथ, मतलब थर्ड शेड्यूल में हमको शपथ ग्रहण समारोह के बारे में मिलता है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल आर दिखा, आर मतलब क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटें किस राज्य को कितनी दी जाएगी, किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी एलोकेट करी जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। एंड शेड्यूल 5, ठीक है, शेड्यूल 5 बताया गया है शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, तो 10 राज्य ऐसे हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, 10 राज्य ऐसे हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। जैसे देखो क्या क्या राज्य हैं, 10 राज्य याद रखना, क्या क्या राज्य है, कैसे याद रखोगे। तो पहला देखो हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान 3 हो गए, फिर आ जाओ महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश 5 हो गए, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड 7 हो गए, उसके बाद उड़ीसा 8 हो गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश 9 हो गए, तेलंगाना 10 हो गए। ये 10 स्टेट को शेड्यूल ट्राइब्स
स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है अंडर शेड्यूल 5। तो इन 10 स्टेट के बारे में, 10 स्टेट में कितने शेड्यूल ट्राइब्स रहेंगे, क्या क्या होंगे, उनके बारे में हमको मिलता है शेड्यूल 5 में, इसीलिए हम एस फॉर शेड्यूल 5 टीयर्स हो गए। ऑफ ये शेड्यूल 6 जो है ये बताता है अदर शेड्यूल ट्राइब्स। अदर शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जिनका नाम शेड्यूल 5 में नहीं है, जिन स्टेट्स का नाम शेड्यूल 5 में नहीं है उनको हम बोलेंगे अदर शेड्यूल ट्राइब स्टेट। तो क्या है मतलब ट्राइबल स्टेट। तो देख लीजिए ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। क्या क्या है, इनका नाम याद रखने के लिए हम ऐसे करते हैं AMTM, AMTM असम, ठीक है, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, ठीक है, फिर T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। ऐसे याद रखते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हैं हमारे 6 शेड्यूल के स्टेट्स, ठीक है। इनमें जो ट्राइबल्स पाए जाते हैं वो उनको 6 शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है। तो आपको क्या मेरी बात क्लियर है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल रिगार्डिंग ट्राइबल एरिया, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 7 में आपको एक लिस्ट मिलती है जिसका नाम है फेडरल लिस्ट, जिसमें कुछ कुछ बातें लिखी जाएगी। क्या मैटर में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किन मैटर में स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये फेडरल लिस्ट है। इसमें जनरली 3 लिस्ट होती है कि एक में यूनियन गवर्नमेंट, एक में स्टेट गवर्नमेंट, एक में बोथ, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के पास करीब 100 इतने मैटर होते हैं, 101 100 इतने मैटर होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अकेली लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास करीब 60 से 61 कुछ मैटर होते हैं, ओके। और बोथ के पास करीब 50 मैटर होते हैं, करीब करीब, ठीक है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, करीब करीब, नियरली। तो इन मैटरों में जनरली ये 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ऑफ फॉर फेडरल लिस्ट। नेक्स्ट चलो शेड्यूल 8 में, ठीक है, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे पास 22 अपने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का हमको प्रावधान कौन से शेड्यूल में मिलता है, शेड्यूल 8, ठीक है। अब है शेड्यूल 9 जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग बातें लिखी गई है। और शेड्यूल 10 आपको पता ही है, आपने कभी पढ़ा होगा आयाराम गयाराम कल्चर, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमको, एंटी डिफेक्शन किसी भी कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर अगर इलेक्टेड होकर पार्टी छोड़ दे और दूसरी पार्टी में चल जाए, वो डिफेक्ट हो जाता है और उसको एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के बारे में शेड्यूल 10 में मिला गया। फिर पीएम से शेड्यूल 11 में पंचायत के बारे में और शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया है। तो ये 12 शेड्यूल को याद रखने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस इतना याद रख लिया जाएगा, आपको पूरे की पूरे 12 शेड्यूल्स याद हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को? क्या मेरी बात क्लियर है? सो देखो अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following subject is included in the concurrent list? मैंने अभी अभी बताया कि आपको एक लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, कि जिसमें जनरली 3 लिस्ट होती है, ठीक है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट मिलती है। एक का नाम होता है यूनियन लिस्ट, एक का नाम स्टेट लिस्ट, एक का नाम कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बस यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ यूनियन प्लस स्टेट मिलकर लॉ बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमको, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, क्या क्या? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस और डिफेंस। तो ये किस किस लिस्ट में आते हैं? आपको पहली बात मैं देखो इलिमिनेट करना सिखाता हूं। आपने कभी भी डिफेंस में, मान लो बिहार का कोई डिफेंस, बिहार का कोई आर्मी है, ऐसा कभी सुना है? बंगाल में कोई पर्सनल आर्मी, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। जो आर्मी, जो सीएपीएफ होती है या सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, ये सब भारत सरकार के अंडर आती है। सारा इनका अपॉइंटमेंट से लेकर इनका मैनेजमेंट सारा कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो डिफेंस किसके अंदर चली जाएगी? डिफेंस सीधा सीधा किसके अंदर चली जाएगी? ये इसमें बस यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। यस।
दूसरी पुलिस, आपने देखी होगी दिल्ली पुलिस, अभी जंतर मंतर में देखी थी दिल्ली पुलिस, ठीक है। आपने देखी होगी आपके बिहार में दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस देखी होगी, ठीक है। अब बंगाल में बंगाल पुलिस होती है, उड़ीसा में उड़ीसा पुलिस होती है, असम में असम पुलिस होती है। तो अल्टीमेटली द थिंग इज हर स्टेट की खुद की पुलिस होती है। तो पुलिस के बारे में सारा का सारा लॉ कौन बनाती है? स्टेट बनाती है। पुलिस के बारे में सारा का सारा लॉ स्टेट बनाती है, ठीक है। अब आई बात एग्रीकल्चर और एजुकेशन की। तो देखो एग्रीकल्चर में जनरली लॉ कौन बनाती है? आपको कौन मिलता है? प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आदि आदि स्कीम्स कौन लाती हैं? कौन लेके आती है? स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा बचा क्या? एजुकेशन। तो ये एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। इसीलिए यह कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। और एलोकेशन ऑफ द सीट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन। मैंने अभी अभी आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताया है, फिर बता दो। देखो मैंने ट्रिक करा, पहले शेड्यूल के बारे में सब समझा दिया, अब शेड्यूल से दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया। देखो मैंने बताया था कि राज्यसभा की सीटें एलोकेट करना कौन से शेड्यूल के अंतर्गत होता है? तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर होता है। अभी बताया क्या क्या था? TEARS, टीयर्स, आर मतलब फोर्थ शेड्यूल, आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा की सीट एलोकेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्यसभा की सीट एलोकेशन, तो ये फोर्थ शेड्यूल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? हम देख लेते हैं, हमको तो अब ट्रिक पता है। क्या क्या? हमको तो ट्रिक पता है, क्या क्या था? TEARS, ठीक है, 5 गई। OF 7, OFOLD, ठीक है। देखो 10वीं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। D फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब क्या था? एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। सो 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन, यस और नो? दल बदल विरोधी प्रावधान, एक दल से दूसरे दल में आप ऐसे ही नहीं जा सकते, उसका प्रावधान। तो स्पेशली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहां पे वो भी दे दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। Which is the correct constitutional order of the word in the preamble? आपने प्रस्तावना के बारे में तो पढ़ाई है, प्रस्तावना को पढ़ा एक अच्छे से। तो देखो, हाँ देखो इनमें से, ये दिए गए में से कौन सा सही क्रम है? दिए गए शब्दों का सही संवैधानिक क्रम कौन सा है? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सोवरियन। सोवरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरियन, इंक्लूसिव, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कौन सा हो? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी करके सबको कमेंट में बताना अपना आंसर। देखिए हमने प्रियम्बल में पहले ही पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा प्रियम्बल पढ़ के दे रहा हूं। We the people of India having solemnly resolved to constitute, हम भारत के लोग, ठीक है, solemnly constitute India, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? पहला सोवरियन, सोवरियन मतलब क्या? संप्रभुता, देश की संप्रभुता, जिस देश को खुद का डिसीजन खुद लेने का अधिकार हो, ऐसा सोवरियन। दूसरा सोशलिस्ट, यहां पे कोई अमीर कोई गरीब में भेदभाव ना हो, इक्वल, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, कोई धर्म बड़ा नहीं कोई धर्म छोटा नहीं, देश के आगे सभी धर्म समान हैं, ठीक है। सर्वोधर्म समानता, ठीक है, सर्वोधर्म समानता। या हमने अपना एक एथोस भी है, सर्वधर्म समाभाव, है ना।
सर्वधर्म समाभाव। चलो, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, और रिपब्लिक जिस सरकार का मुखिया चुना गया हो, इलेक्टेड हो, ऐसी सरकार। तो ये है सही क्रम, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रियम्बल। ये जो अभी हमने बात करी, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो शब्द हैं, ये प्रियम्बल में पहले नहीं हुआ करते थे। इसको कब जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भारत के संविधान में इन शब्दों को जोड़ा गया? ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है 42nd, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 42nd 42वें संविधान संशोधन। 4+2 कैसे याद रखेंगे, कितना होता है? 6। तो इसको क्या बोल देंगे? 1970। ये 4+2 6, मतलब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? पंचायत में कोई भी व्यक्ति पंचायत का सचिव बने या पंचायत का क्या बने, प्रधान बने, और या पंचायत का मेंबर बने, उसके लिए उस व्यक्ति का मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? मतलब पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? बताइए। 18, 21, 25, 30, 35, क्या हो सकता है? तो देखिए 18 तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा 21। तो आर्टिकल 243F बोलता है कि पंचायत का किसी व्यक्ति को इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो वो व्यक्ति कम से कम मिनिमम 21 साल का तो होना ही चाहिए, 21 साल कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, recommendations concerning the distribution of financial resources between union and state are made by। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? देखो इसका ये सिंपल कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, कि जनता के द्वारा टैक्स लिया गया, जनता से टैक्स लिया गया सरकार के द्वारा, यस और नो? जनता से टैक्स लिया गया, किस नाम से? जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सीधा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब ये पैसा स्टेट को भी उनको देना होता है, क्योंकि जीएसटी मतलब यहां पे दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो ये एसजीएसटी और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटों के साथ भी भाग करना पड़ता है या उनको भी शेयर देना पड़ता है। तो स्टेट को जो शेयर देगी, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो इतना इसका ये कौन करेगा, कौन सी बॉडी करती है? तो याद रखना आर्टिकल 280 में एक बॉडी पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन वो बॉडी। क्या मेरी बात क्लियर है? फाइनेंस कमीशन ही ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ठीक है, यहां पे कहां है फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। ठीक है, वित्तीय आयोग। अभी 16 फाइनेंस कमीशन आ गया है, आर्टिकल 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? मतलब हमारी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? किस देश के संविधान से? हमने भारतीय संविधान में लिया है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है कि भाई हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से
लिया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमको ये डीपीएसपीस देखने को मिल जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्पेशली पार्ट 4 में मिल जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज के लिए इतने ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक एक करके दिए होंगे, ठीक है। मैं सबका चेक करूंगा। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आंसर से पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल में ऐड हो सकते हो इस क्यूआर को स्कैन करके, ठीक है। और फिर आज के लिए बस थैंक यू, ठीक। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसे ही मजेदार किसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्मार्ट आईएएस बिहार, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।